ओके, हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी विनीता सिंह और आज हम लोग जो है हिस्ट्री की क्लास यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हिस्ट्री के बारे में वैसे हम लोग स्कूल लाइफ से सभी पढ़ते हुए आते हैं, तो एज सच कुछ न्यू नहीं है, बट स्टिल जैसे कि हम कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर तरीका अलग रहेगा जिस तरीके से हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे, इन डेप्थ हम जितना उसके बारे में जाएंगे। ओके फाइन, सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें समझेंगे लाइक कि हिस्ट्री होता क्या है। सबसे पहला सवाल हमारे मन में यही होना चाहिए, जैसे कि हम चाइल्डहुड से ये सोचते हुए आते हैं लाइक जो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है वही हिस्ट्री है। तो आज हम देखेंगे कि हिस्ट्री एक्चुअल में है क्या। तो हिस्ट्री को फर्स्ट ऑफ ऑल हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है, ये हिस्ट्री, देन सेकंड वन इज प्री हिस्ट्री, देन प्रोटो हिस्ट्री। ठीक है भाई, अभी सबसे पहले हम देखेंगे हिस्ट्री होता क्या है। तो वो कोई भी चीज़ जिसका कोई रिटर्न रिकॉर्ड अवेलेबल हो या फिर वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस में हो। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री होके ख़त्म हो गई है, अब कभी हिस्ट्री नहीं बनेगी। ये अपने आप में एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जो हमारा आज प्रेजेंट है ये कल को पास्ट बनेगा, एंड पास्ट बन के क्या बन जाएगा, हिस्ट्री। और अगर कोई इसमें इवेंट ऐसा होता है जिसको हम किसी टेक्स्ट बुक वगैरह में लिख देते हैं या कहीं रिकॉर्ड में मेंशन हो जाता है, देन डेफिनेटली इट विल बी हिस्ट्री। फाइन, अब हम देखेंगे फिर प्री हिस्ट्री क्या होता है। प्री हिस्ट्री मीन्स जिसके कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं हो। रिटर्न रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है, इट मीन्स या तो उस समय लोगों को लिखना नहीं आता होगा, सॉरी, या फिर उन लोगों को उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी मे बी। तो प्री हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो जिसका कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। इसका मैंने एक एग्जाम्पल लिख रखा है यहाँ पर, देखिए, लाइक द 3 स्टोन एजेस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बच्चों, लाइक उस समय हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं थे, बट कुछ और चीज़ें हमें वहाँ पर मिली है, कुछ अदर सोर्सेज से हमें कुछ पता चला है जिसकी वजह से हमने इसको हिस्ट्री की कैटेगरी में रखा है। लाइक यहाँ पर जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिख रखा है स्टोन। अभी इस स्टोन का क्या मतलब है? तो जब हमें ये स्टोन मिले तो हमने देखा कि हो सकता है हिस्ट्री में इन स्टोन का अलग अलग यूजेस होते होंगे। इससे हो सकता है किसी तरीके के टूल्स बनाए जाते होंगे, इसको हंटिंग के लिए यूज़ किया जाता होगा, इसको किसी अदर तरीके के इक्विपमेंट्स बनाने में यूज़ किया जाता होगा। तो ये क्या हो गया, प्री हिस्ट्री, कि रिटर्न में नहीं है बट कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स मिले हैं, कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जिसके बेसिस पर हमने उसके बारे में पता लगा लिया है। अब थर्ड पार्ट क्या लिखा है यहाँ पर, लाइक प्रोटो हिस्ट्री। अब प्रोटो हिस्ट्री क्या है? तो प्रोटो हिस्ट्री एक मिडिल फेज है बिटवीन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री। अब प्रोटो हिस्ट्री के अंदर रिटर्न रिकॉर्ड्स तो आपको अवेलेबल मिलेंगे, बट इट कैन नॉट बी डेसिफर्ड। हम उसे समझ ही नहीं सकते कि एक्चुअल में इन लोगों ने लिख क्या रखा है। क्यों नहीं समझ सकते? हो सकता है उन्होंने किसी अलग तरीके की लैंग्वेज यूज़ करी हो, किसी डिफरेंट टाइप की स्क्रिप्ट यूज़ करी हो, इस वजह से हम लोग उसको समझ नहीं पा रहे हो। तो थर्ड कैटेगरी क्या हो गई, प्रोटो हिस्ट्री। एक बार क्विकली देखिए, हिस्ट्री मीन्स जिसका कोई रिटर्न रिकॉर्ड अवेलेबल होगा। प्री हिस्ट्री मीन्स जिसका कोई रिटर्न रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है बट अदर एविडेंसेस जरूर अवेलेबल है। थर्ड वन इज प्रोटो हिस्ट्री। रिटर्न रिकॉर्ड तो अवेलेबल है बट इट कैन नॉट बी डेसिफर्ड और इट कैन नॉट बी अंडरस्टूड। हम समझ ही नहीं सकते कि आखिर इन्होंने क्या लिखा है, क्या बोला है। क्यों? क्योंकि वो किसी डिफरेंट ही लैंग्वेज में। फाइन, ठीक है। अभी एक बात बताइए कि आपको कैसे पता चलता है हिस्ट्री में ये चीज़ हुई होगी या नहीं हुई होगी? कोई ना कोई सोर्सेज तो उसके पीछे होना बहुत ज़रूरी है, कोई ना कोई एविडेंस तो होना ही चाहिए। हिस्ट्री क्या मांगती है? तो वो एविडेंस मांगती है। तो एविडेंसेस जो है वो अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है या तो वो किसी रिटर्न फॉर्म में हो सकता है किसी आर्कियोलॉजिकल फॉर्म में हो। तो अभी हम देखेंगे उसके डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज कि कहाँ से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। फाइन, ये देखिए सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अब हम यहाँ पर बात करें तो फर्स्ट वन इज लाइक लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज की बात करें, इट मीन्स हम यहाँ पर टोटली टेक्स्ट बुक्स की बात कर रहे हैं जो किसी टेक्स्ट में लिखा हुआ है। अब ये जो लिटरेरी सोर्सेज हैं इसकी भी पर्टिकुलर दो कैटेगरी हो सकती है। लाइक हो सकता है या तो ये कोई रिलीजियस सोर्सेज हो या फिर हो सकता है कोई सेक्युलर सोर्सेज हो। रिलीजियस सोर्सेज इट मीन्स मैं यहाँ पर ये बोलना चाह रही हूँ कि हो सकता है हमारे किसी धर्म वगैरह से रिलेटेड कोई टेक्स्ट बुक हो जिससे हमको पता चलता हो कि हिस्ट्री में क्या हुआ होगा। एंड सेक्युलर मतलब हो सकता है कोई स्कॉलर्स वगैरह हमारे यहाँ आए हो और उन्होंने किसी टेक्स्ट बुक के अंदर कुछ लिख दिया हो। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम इसके। सबसे पहले लाइक ये देखिए, वैदिक लिटरेचर की अगर मैं बात करूँ तो वेदास एंड वेदांगास वगैरह जो हो गए, जैसे कि वेद के बारे में हम सुनते हैं, आपका ऋग्वेद हो गया, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद एटसेट्रा। तो इनके अंदर भी क्या है, एक तरीके से हिस्ट्री ही मेंशन है। फाइन, अब उसी के कुछ पार्ट्स हो गए लाइक उपनिषद वगैरह, अरण्यक वगैरह, इट मीन्स फॉरेस्ट टेक्स्ट वगैरह, कि जहाँ पर एक फॉरेस्ट के अंदर एक गुरु जो है वो उसके पास एक शिष्य बैठता था और किसी तरीके की जो भी नॉलेज है उसको एक बुक में कंपाइल कर देता था। तो दैट इज़ अरण्यक। फाइन, ब्राह्मणास वगैरह उसी के कुछ सब पार्ट्स वगैरह हैं। पुराण वगैरह हो गए, जैसे कि बुद्धिज़्म जैनिज़्म जब आया था तो इन्होंने अपनी अपनी लोकल लैंग्वेजेस में लाइक पाली, प्राकृत, इसमें भी जो है लिटरेचर्स लिखी थी। तो इससे भी हमें एक तरीके से हिस्ट्री के बारे में इन्फॉर्मेशन पता चलती है। नेक्स्टली अगर हम बात करें तो अलग अलग स्कॉलर्स हमारे यहाँ आते थे। अभी स्कॉलर्स हमारे यहाँ क्या करने आते थे? तो देखिए, जैसे कि हमारे यहाँ राजा महाराजा
होते थे, किंग्स होते थे, तो उनके कोर्ट में ये स्कॉलर्स वगैरह आके रहते थे। नो मैटर वो किस कंट्री से आए हैं, हो सकता है वो किसी यूरोपियन कंट्री से आए हो, ग्रीस से आए हो तो हम उन्हें ग्रीक स्कॉलर्स बोलेंगे, चाइना से आ गए हैं पर्टिकुलर तो हम चाइनीज़ बोलेंगे, अगर अरेबिक कंट्रीज से आ गए तो हम उन्हें अरेबियन स्कॉलर्स बोलेंगे। कुछ फेमस एग्जाम्पल्स हमने स्कूल लाइफ में भी पढ़े हैं, लाइक कि ग्रीक्स की अगर हम बात करें तो मेगस्थनीस वगैरह हो गए, ये लोग जो है यहाँ पर विजिट करने आए थे। फिर इन्होंने इंडिया में रहकर जब इन्हें इंडिया अच्छा लगा तो पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक वगैरह लिख दी, लाइक मेगस्थनीस की इंडिका वगैरह जो कि मोस्ट फेमस है। उसके अलावा अगर मैं चाइनीज़ की बात करूँ तो फाहियान और येनसांग के बारे में सभी ने सुना है बचपन से। तो ये कुछ स्कॉलर्स होते थे जो कि हमारे यहाँ आते थे, विजिटर्स जो विजिट करते थे और इंडिया के बारे में लिखते थे। अरबिक की मैं अगर बात करूँ तो इसके कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं, लाइक इब्न बतूता एंड ऑल। ठीक है, अब अगर मैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करूं तो देखिए, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या क्या मतलब है इन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का। तो इन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो हो सकता है कहीं पर कोई एक्सकेवेशन हुआ हो, कोई डिगिंग वगैरह हुई हो, उससे कुछ पर्टिकुलर चीज़ें मिली हो जिससे हमने अंदाज़ा लगाया हो कि हो सकता है उस समय के लोग इस तरीके से रहते होंगे, इन सब चीज़ों की उनकी डाइटरी हैबिट्स होगी, ऐसा उनका लाइफस्टाइल होगा, एट्सेट्रा। उसके अलावा अगर हम देखें तो लाइक एपिग्राफिक सोर्सेज, इंस्क्रिप्शंस की अगर मैं बात करूं, इंस्क्रिप्शन वर्ड से आप क्या समझते हो बच्चों। देखो, इंस्क्रिप्शन मतलब क्या कि किसी भी हार्ड सरफेस के ऊपर आपने कुछ लिखवा दिया है, दैट इज इंस्क्रिप्शन। अब क्या है, पहले राजा महाराजा डायरेक्टली जाकर तो पब्लिक से वन ऑन वन कॉन्टेक्ट नहीं कर लेते थे, अगर कोई मैसेज देना होता तो उसका एक सोर्स होता था। लाइक अगर आज मोदी जी को हमें कोई मैसेज देना है तो वो डायरेक्टली ट्विटर कर देते हैं, न्यूज़ चैनल पर आ जाते हैं, अलग अलग तरीके से अपनी न्यूज़ ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, हम तक पहुँचा देते हैं। बट उस समय किंग क्या करते होंगे, तो उनके पास जो सॉल्यूशन होता था दैट वॉज इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन मतलब ऐसे कोई भी पब्लिक प्लेस वगैरह जहाँ पर उन्होंने किसी बड़ी सी वॉल के ऊपर, बड़ी से रॉक के ऊपर, केव्स में या फिर पिलर के ऊपर कुछ मैसेज दे दिया है कि पब्लिक जो है उसे इस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए, इस तरीके का उनका लॉ होना चाहिए, तो वो क्या होते थे, इंस्क्रिप्शन। अब ये भी हम कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड थे, ये कोई टोटली इंडिया का आइडिया नहीं था। अभी हम देखेंगे आने वाले समय में कि हम कहाँ से इंस्पायर्ड थे। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ न्यूमिनिस्टिक सोर्सेज वगैरह से आप क्या समझते हैं, तो पर्टिकुलर अगर मैं बात करूँ तो इसका मतलब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कॉइन्स वगैरह की। पर्टिकुलर कॉइन से भी हमें बहुत कुछ पता चल सकता है। फॉर सपोज आज हम लोग हैं तो चलो ठीक है, अभी तो हम लोग देख रहे हैं लाइक कॉइन के ऊपर क्या क्या लिखा होता है। कल को जब हम नहीं रहेंगे 100-200 साल बाद, तो हमारी जो आने वाली जनरेशन होगी, सपोज उसको अगर कोई कॉइन मिल जाता है तो उस कॉइन को देखकर वो क्या अंदाज़ा लगाएगी, सबसे पहले उस पर लिखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट मीन्स कि ये जो सिक्का है ये भारत सरकार जो है उस समय पर इसको पब्लिश करती होगी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो वो मेटल को देख के अंदाजा लगाएगी कि अच्छा, जब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह रहते थे उस समय जो कॉइन्स वगैरह होते थे कॉपर वगैरह के बने होते थे, सिल्वर के होते थे, गोल्ड के होते थे, व्हाटसोएवर। तो इससे ये पता लगाएंगे कि इस समय की इकोनॉमी कैसी हुआ करती थी। प्लस लैंग्वेज का पता लगा सकते हैं कि अच्छा भाई हिंदी भी चलती थी, इंग्लिश भी चलती थी, ये अलग लिपि होती थी, वो अलग लिपि होती थी। तो ये सब इन्फॉर्मेशन भी हमें कहाँ से मिलेगी, यहीं से मिलेगी। तो ये कुछ पर्टिकुलर सोर्सेज हमने डिस्कस करे हैं सबसे पहले, लाइक कि कहाँ से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चल सकता है। तो इसमें आपके लिटरेरी सोर्सेज हो गए एज वेल एज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हो गए। आगे प्रोसीड करते हैं हम। देखो, सबसे पहले हमने लाइक यहाँ पर ये किस चीज़ का डायग्राम बना रखा है, तो ये क्या है, कॉइन्स। अब अगर मैं आपको एक कॉइन दे दूँ तो आप क्या अंदाजा लगाओगे कि आपको क्या क्या इससे पता चल रहा है। तो कॉइन की अगर मैं बात करूँ तो देखो, सबसे पहली चीज़ जो आपके मन में आएगी कि आपको यहाँ पर जो है किंग का फोटो दिख रहा है, तो आप इससे ये पता लगा सकते हो कि कौन यहाँ पर रूल करता होगा। सेकेंडली अगर मैं बात करूँ तो आप बता सकते हो मैम यहाँ पर देखिए ये टाइम पीरियड जो है वो दिख रहा है, तो एक तो आपको ये पता चलेगा। थर्ड चीज़, अगर उसने कोई मैसेज दिया है तो उससे आपको क्या पता चल जाएगी, उस समय की लैंग्वेज, कि किस तरीके की लैंग्वेज ये लोग यूज़ करते होंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको इस समय के क्या पता चलेंगे, मेटल, कि किस तरीके के मेटल्स ये लोग यूज़ करते थे। जैसे कि गुप्त पीरियड में गोल्ड कॉइन मिले हैं फॉर सपोज हमको, तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि गुप्त पीरियड जो है उसकी इकोनॉमी बहुत ही फ्लरिश करती थी, उनके पास जो है गोल्ड बहुत ही नॉर्मस अमाउंट में अवेलेबल होता था। तो गोल्ड मतलब बहुत ज़्यादा होता था, इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा रिच हुआ करती थी। अगर कहीं पर कॉपर के मिले हैं इट मीन्स कि नॉर्मल होगी, अगर कहीं सिल्वर मिले हैं मॉडरेट होगी। तो इस तरीके से हम अंदाजा लगा सकते हैं इन कॉइन्स से। तो ये भी हम हिस्ट्री की कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन देते हैं। नेक्स्टली अब अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए सेकंड वन क्या है, क्या दिख रहा है आपको, ये इट्स इंस्क्रिप्शन। ठीक है, अभी इंस्क्रिप्शन से क्या पता चलेगा, इंस्क्रिप्शन से हमें सबसे पहले तो ये पता चलेगा कि भाई वो मैसेज क्या देना चाहता था, क्या मैसेज था उसके पास देने के लिए, किस तरीके के उसके लॉज होते होंगे, किस तरीके के उसके रूल्स रेगुलेशन होते होंगे, कौन किंग होगा, उसका एम्पायर का एक्सटेंडमेंट कहाँ से कहाँ तक होगा। तो ये सब चीज़ें हमें किससे पता चलती है, इंस्क्रिप्शन से। थर्ड चीज़ क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर हम जो फिगर आउट करना चाहते हैं दैट इज़ मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट मतलब किसी भी तरीके की बिल्डिंग। अब अगर
आज से 100-200 साल बाद अगर ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बचता है तो आने वाली जनरेशन इससे क्या अंदाज़ा लगाएगी? सबसे पहले तो वो ये अंदाज़ा लगाएगी कि किस तरीके का इस समय पर जो है आर्किटेक्चर होता था, लोगों को अच्छा खासा नॉलेज था या नहीं, किस तरीके की नक्काशी वो लोग करते होंगे, किस तरीके का आर्किटेक्चर इस समय प्रेवलेंट होता होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सेकंड चीज़ हम देख सकते हैं इसके अंदर मटेरियल्स यूज्ड, कि किस तरीके का मटेरियल ये लोग यूज़ करते थे। एक लॉन्ग लास्टिंग मटेरियल था, रेड कलर के स्टोन्स यूज़ होते थे, वाइट कलर का मार्बल यूज़ होता था, या वॉट एवर। ठीक है भाई, ये हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमें और क्या पता चल सकता है, तो सबसे पहले तो हम इससे बिल्डिंग के स्ट्रक्चर से हम क्या क्या पता कर सकते हैं। तो मटेरियल हो गया उसका, आर्कियोलॉजिकल हो गया, किस तरीके की टेक्नोलॉजीज उस समय चलती थी जिसकी वजह से उन लोग इस तरीके का जो है स्ट्रक्चर को शेप वगैरह दे पाते थे। तो ये पर्टिकुलर चीज़ें भी हमें हिस्ट्री के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देती है। अब देखिए नेक्स्ट वन, ये क्या समझ में आ रहा है आपको, तो इट्स अ सिल। सिल से क्या पता चलता है हमको, सिल से हमें ये पता चलता है सबसे पहले तो उसके ऊपर कोई कंट्री का नाम मेंशन है कि ये लोग किसके साथ ट्रेड करते होंगे, किस तरीके के सिल्स ये लोग यूज़ करते होंगे, क्या मटेरियल ये लोग यूज़ करते होंगे, तो उससे हमें ये पता चलता है कि किस किस से ये लोग ट्रेड करते होंगे। ठीक है, तो सिल एक अच्छा एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्टली अगर हम बात करें तो देखिए लाइक ये क्या है, इट्स टूल्स। जैसे कि स्टोन्स वगैरह होते हैं, तो स्टोन मतलब क्या, अभी आपके दिमाग में मैं स्टोन बोलूँ तो हो सकता है आप कोई छोटा पत्थर बड़ा पत्थर इमेजिन कर लो, बट ये देखो अगर मैं टूल्स की यहाँ पर बात करूँ तो आपको अलग अलग साइजेस के टूल्स यहाँ पर दिख रहे हैं। कोई बहुत ही एकदम शार्प टाइप का टूल है तो हो सकता है इसको किसी को किलिंग करने के लिए यूज़ किया जाता होगा, कोई किसी को मार देना चाहता है, हंटिंग वगैरह के लिए यूज़ करते होंगे, या फिर ये कुछ चॉप करने के लिए यूज़ कर लेते होंगे पर्टिकुलर, ये किसी हैवी एनिमल के ऊपर अगर आपको गिराना है तो उसमें आप यूज़ कर लेते होंगे। तो अलग अलग मिक्सिंग के लिए, ग्राइंडिंग के लिए, या फिर चॉपिंग के लिए आप अलग अलग टाइप के टूल्स यूज़ करते होंगे। इससे हमें एक ये आइडिया लगता है। ओके, अब देखो ये क्या है, लास्ट एग्जाम्पल जो हमने यहाँ पर देखा है, तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो हम बोल सकते हैं इसको फॉसिल्स। फॉसिल से हमें क्या पता चलेगा, अब देखो अगर पर्टिकुलर किसी एनिमल का फॉसिल मिला है तो हम ये पता कर सकते हैं ये लोग किस तरीके के एनिमल को डोमेस्टिक करते होंगे, डोमेस्टिकेशन करते होंगे सॉरी, या फिर किस तरीके के एनिमल्स इस समय पे प्रेवलेंट होते होंगे। अगर किसी प्लांट का एविडेंस मिला है, किस तरीके की इनकी डाइटरी हैबिट्स होती होंगी, क्या फूड ये लोग कंज्यूम करते होंगे, किस चीज़ का ये लोग ज़्यादा यूज़ करते होंगे, तो ये सब चीज़ें भी हमें हिस्ट्री के बारे में कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन देती है। तो ये कुछ पर्टिकुलर हमने आज सोर्सेज देखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, लाइक अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चाइनीज़ ट्रैवलर्स की। चाइनीज़ ट्रैवलर जो कि चाइना से आए होंगे, इंडिया में यहाँ रहे होंगे, यहाँ की चीज़ों के बारे में उन्होंने किसी टेक्स्ट बुक में लिखा होगा, तो उन चाइनीज़ ट्रैवलर्स की बात करें। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ग्रीक ट्रैवलर्स की। नेक्स्टली अगर देखें तो ये कौन है, ये अरेबिक। ठीक है फाइन, तो ये तो बात हो गई ट्रैवलर्स की। अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, लाइक राजा महाराजा के कोर्ट में ये लोग आते थे और रहते थे, देन पूरी इन्फॉर्मेशन ये लोग नोट डाउन करते थे। इंडियंस के बारे में हमेशा बोला जाता है कि इन लोगों को हमेशा पढ़ने का शौक ज़्यादा रहा है इन कंपेरिजन टू राइटिंग। इन लोगों ने लिखने में कम ही बिलीव किया, ये हमेशा पढ़ते थे। तो कंपेरेटिवली क्या होता था, जो दूसरे लोग हमारी कंट्री में आते थे वो लोग लिखते थे, और हम आज उस चीज़ से हमारी हिस्ट्री के बारे में इन्फॉर्मेशन का पता लगाते हैं। फाइन, देखिए अब ये क्या है, इसकी अगर मैं बात करूँ वेदास। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा मैम वेद से हमें क्या पता चल जाएगा, तो बच्चों वेदों के अंदर भी कहीं ना कहीं हिस्ट्री ही दे रखी है, किस तरीके के महाजनपद हुआ करते थे, कौन से एरिया में कौन सा किंग वगैरह रूल करता था, किसी के बीच में कोई पर्टिकुलर बैटल हुआ है, तो वो सब चीज़ें भी हमें यहाँ से पता चलती है। अब जैसे कि लॉकडाउन में सपोज आप लोगों ने रामायण महाभारत तो देखी ही होगी, तो बच्चों रामायण और महाभारत से आपने क्या देखा, तो रामायण और महाभारत में भी यही दिया हुआ है कि ये जो है इस लाइक अगर मैं बात करूँ महाभारत की फॉर सपोज, तो इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हम कि लाइक मगध नाम का एक स्टेट हुआ करता था, वहाँ पर एक जरासंध नाम का रूलर हुआ करता था जिसको कृष्ण जी ने वध किया था। तो ये सब स्टोरीज हम इसमें देखते हैं। तो इन सब से भी हमें क्या पता चलता है कि इस तरीके का कोई महाजनपद, इस तरीके का कोई एम्पायर वगैरह हुआ करता था, जिससे इस तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। तो आज हमने सब डिस्कस कर लिया है सोर्सेज। अब बात करेंगे हम हिस्ट्री में कि जैसे कि आप लोगों ने सिलेबस देखा ही होगा, या मैं आपको बता देती हूँ, पूरे हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट के अंदर हम बेसिकली देखेंगे, फर्स्ट वन इज एंशिएंट हिस्ट्री, सेकंड वन इज मिडाइवल हिस्ट्री, थर्ड वन इज मॉडर्न हिस्ट्री। अब एंशिएंट और मिडाइवल से तो हम नहीं स्टार्ट करेंगे, आपके लिए मैं जो सीरीज चालू करने वाली हूँ मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉडर्न हिस्ट्री से। मॉडर्न हिस्ट्री बच्चों को कंपैरेटिवली बहुत टफ लगता है, तो हम इसको आपके लिए बहुत ही ईजी बनाने की कोशिश करेंगे कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ग्रैस्प कर पाएँ ईजीली, एंड आपको भी मॉडर्न हिस्ट्री पूरी याद हो जाए। ठीक है, ओके। अब आप लोगों को क्या समझ में आता है कि मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई है, कहाँ से हम मॉडर्न हिस्ट्री को कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं, ये देखिए ये क्या दिख रहा है आपको, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस टू
इंडिया। इट मीन्स हम इसे अराइवल ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया भी कह सकते हैं कि यूरोपियंस नाम के कोई लोग हैं, मे बी वो यूरोप नाम की कंट्री से आए होंगे, एंड वो लोग कहाँ पर आए हैं, तो वो आए हैं आपके इंडिया में। यही समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है। अब ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि इन लोगों को यहाँ पर आना पड़ा, ऐसा क्या ज़रूरत थी? तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं, जनरल हमारी टेंडेंसी होती है कि हम फॉरेन कंट्रीज़ को अपने से बहुत ही ज़्यादा फॉरवर्ड समझते हैं और इंडिया को बहुत ही हल्के में लेते हैं। तो भाई ऐसा नहीं था। अगर मैं बात करूँ पहले के टाइम पीरियड की, तो हमारा इंडिया भी जो है एक तरीके की सोने की चिड़िया कहलाता था, गोल्डन बर्ड कहलाता था। उसके पास भी इतना कुछ था, इतना वेल्दी हुआ करता था, इतना प्रॉस्पेरस कि लोग यहाँ आते थे, यहाँ से अलग अलग तरीके के ट्रेड करा करते थे। तो उसी के चलते आपकी एक स्टोरी चालू होगी एडवेंट ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया से। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये यूरोपियंस जो हैं किस तरीके से इंडिया में आए, क्या हुआ, तो सभी बच्चों के मन में जनरली एक ही चीज़ आती है कि भाई वास्को डी गामा आया था 1498 में मैम, और यहीं से जो है सी रूट उसने डिस्कवर किया और इंडिया का रास्ता उसको पता चल गया। बट नहीं, ऐसा नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जर्नी रही है। क्या रीजंस रहे, क्या नहीं रहे, कैसे कोई इंडिया में आया, एंड देन आगे क्या क्या स्टोरी रही, वो हम आज की क्लास में पूरा आपको समझाएंगे। ठीक है, ओके। ये देखिए, अगर आप मैप देख पा रहे हो तो आप देख सकते हो, लाइक जस्ट अ सेकेंड, ये रहा अपना इंडिया, एंड यहाँ मैं बात करूँ तो ये रहा आपका यूरोप। अब जैसे कि ये तो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड से ही देखते आ रहे हैं कि जो हमारी कंट्री है वो अलग अलग एम्पायर्स के साथ, अलग अलग कंट्रीज़ के साथ उस समय ही ट्रेड करती थी, जिसके कुछ बेहतर एग्जाम्पल हमने एंशिएंट हिस्ट्री में देखे हैं। लाइक मेसोपोटामिया वगैरह से भी हमारा ट्रेड होता था, ईरान इराक से भी हम लोग ट्रेडिंग वगैरह करते थे। तो वैसे ही क्या है, यूरोप और इंडिया के बीच में भी ऐसा नॉर्मली ट्रेड चलता रहता था वाया लैंड रूट, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर एक दिन ऐसा क्या हो गया अचानक से कि किसी को रूट खोजना पड़ा इंडिया में आने का। इट मीन्स प्रीवियसली जो रूट होगा उसको किसी न किसी ने तो स्टॉप किया ही होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम ये पूरी जर्नी देखेंगे, लाइक कि इंडिया में लोगों ने कैसे रूट को डिस्कवर करा, कैसे आए, कौन आया सबसे पहले, किस किस ने अटेम्प्ट करा, बट मे बी वो सक्सेसफुल ना रहा हो। ओके, ठीक है। अब ये देखो, जर्नी ऑफ डिस्कवरिंग इंडिया। अब मैंने यहाँ पे लिख रखा है, लाइक इन 1453 कॉन्स्टेंटिनोपल बेजेंटाइन एम्पायर वॉज कॉन्कर्ड बाय टर्किश सुल्तान महमद द कॉन्करर। ठीक है, अब वापस बैक में जाते हैं हम कि क्या हुआ। जैसे कि आप देखते हो वर्ल्ड में हमेशा सुप्रीमेसी चलती ही रहती है, हर कोई अपने आप को कहीं ना कहीं सुप्रीम बताने की कोशिश करता है, स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है। तो वैसे ही अगर मैं बात करूं कि उस समय का जो टर्की नाम का एरिया हुआ करता था, जैसे कि आप लोग मॉडर्न डे मैप में देखते हो वो टर्की वैसा नहीं होता था। टर्की की अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर, तो पूरा एक बहुत बड़ा एम्पायर हुआ करता था ये वाले एरिया में आपका। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, ये वाले एरिया में जो है आपका पूरा कॉन्स्टेंटिनोपल नाम का एक एरिया हुआ करता था एंड बेजेंटाइन एम्पायर हुआ करता था। विच एम्पायर? बेजेंटाइन एम्पायर। अब कॉन्स्टेंटिनोपल पहले हुआ करता था, फिर उसको जो बेजेंटाइन एम्पायर ने एक्वायर कर लिया। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी नया रूलर आएगा तो अपने तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो स्टैब्लिश करेगा। तो जब बेजेंटाइन एम्पायर यहाँ पर आया टर्की वाले एरिया में, कॉन्स्टेंटिनोपल में, तो इसने बोला भाई कि अब अगर इंडिया से यूरोप वाले ट्रेड करना चाहते हैं तो उन्हें हमारे अकॉर्डिंग ट्रेड करना होगा। लाइक सभी को पता है, सबसे पहले तो अच्छा आप लोग ये सोचो कि हम लोग इंडिया से ट्रेड क्या करते होंगे, क्या होता था हमारे पास देने के लिए। तो अगर मैं बात करूं तो उस समय पर हम लोग जिन चीज़ों का ट्रेड करते थे तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर कोई चीज़ प्ले करती थी सो दैट वाज स्पाइसेस। स्पाइसेस मतलब ये एक तरीके के ड्रग का काम करता था। जैसे कि आज काली मिर्च वगैरह हम लोग खाने में बिल्कुल सेपरेट कर देते, बट उस समय इस काली मिर्च के बहुत ज़्यादा यूजेस हुआ करते थे। इनफैक्ट अभी भी होते होंगे मे बी आयुर्वेद वगैरह में। लाइक अगर मैं बात करूँ काली मिर्च जो कि ब्लैक पेपर हम लोग बोलते हैं, तो ये मेडिसिनल पर्पज से यूज़ होता था, प्लस लोग इसके बहुत ही ज़्यादा एडिक्टेड थे इन फॉरेन कंट्रीज़। तो अब कोई किसी चीज़ का एडिक्शन हो जाता है तो वो तो फिर उसे हर कीमत पर पाकर ही रहेगा, ये तो सभी को पता है। फाइन, तो अगर मैं बात करूँ कि उस समय इंडिया से यूरोप में जो है स्पाइसेस वगैरह का ट्रेड होता था, कॉटन वगैरह का होता था, टेक्सटाइल, बहुत सारे एग्जांपल्स थे जिनका ट्रेड होता था। बट अगर उसमें कोई सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था तो दैट वाज स्पाइसेस। अब स्पाइसेस से ट्रेड होता था, यूरोपियंस को आदत पड़ चुकी थी इंडियंस के स्पाइसेस की। अब क्या हुआ, अभी मैंने आपको बताया कि बेजेंटाइन एम्पायर जब टर्की में आया तो भाई बेजेंटाइन एम्पायर ने साफ बोल दिया कि अब हम लोग स्पाइसेस खरीदेंगे इंडिया से 10 रुपये में और आपको बेचेंगे 100 रुपये में। आपको मतलब किसको? यूरोप को। अब यूरोप क्या कर सकता था? यूरोप तो एक पल के लिए चमक गया कि अरे इतने हायर प्राइजेस, बट स्टिल सामान तो लेना ही था।
बट अब ये जो बीच का रास्ता यहाँ पर आप देख रहे हो, जो बीच में बेजेंटाइन एम्पायर बैठा है, उसने क्या बोला कि मैं आपको जो है मनचाहे दाम में दूंगा, लेना है लो, नहीं लेना है मत लो। अब यूरोप ने कुछ दिन तो ट्रेड को कंटिन्यू करा, बट फिर भी इनके लिए तो बहुत ही बड़ा लॉस हो गया था। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, उस समय हमारे यहाँ से ये लोग कोई चीज़ सपोज 10 रुपये की ले जाते थे, वहाँ ले जाकर 60 to 70 रुपीज़ में सेल आउट करते थे। मतलब हम लोगों ने हमारी चीज़ों की कभी कीमत नहीं करी, बट यूरोपियंस हम लोगों से उसी प्रोडक्ट को खरीद के 60 to 70 टाइम्स ज़्यादा प्रॉफिट जो है उस समय अर्न करते थे। तो अब ये बात जो है यहाँ पर कॉन्स्टेंटिनोपोल में बिजेंटाइन एम्पायर जो है वो तो देख ही रहा था, तो उसने तो मना कर दिया भाई कि आज के बाद आप लोगों को अगर ट्रेड करना है तो हमारे अकॉर्डिंग करो, वरना मत करो। अब यूरोपियंस में बहुत ही वहाँ पर एक तरीके से खलबली मच गई कि भाई क्या किया जाए, इंडिया जाने का कोई ना कोई रास्ता तो खोजना ही पड़ेगा, वरना ऐसे कैसे चल पाएगा, हम लोग तो कंप्लीटली लॉस में चले जाएंगे और बिना उन सब प्रोडक्ट्स के हम लोग रह भी नहीं सकते। तो वहाँ पर यह हुआ कि अब सभी के बीच में ये चल गया कि भाई इंडिया जाने का रास्ता कोई ना कोई तो खोजो, कोई तो रास्ता निकालो इंडिया जाने का। आप लोग देख रहे हैं हमारा इंडिया कितना डिमांड में। तब क्या हुआ कि इंडिया जाने का रास्ता तो खोजना ही था फाइनली, तो अब उसी के चलते अलग अलग लोग जो है इस चीज़ की सर्च में निकलेंगे। आप लोगों को एकमात्र वास्को डी गामा का नाम पता होता है, बट बच्चों ऐसा नहीं है। उस समय की अगर हम बात करें तो कई सारे लोग इस डिस्कवरी में निकले थे, बट वो पहुंच कहीं और गए एंड इंडिया उनको नहीं मिल पाया। तो अभी हम देखते हैं किस किस ने एटलीस्ट ट्राई किया था। ठीक है, अब देखो, ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या लिख रखा है यार, लाइक कि पोर्चुगल से ही फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था। वहाँ पर एक प्रिंस हेनरी नाम का जो है नेविगेटर हुआ करता था, तो उसने ट्राई करा 1486 में। बार्टोलोमियो डियाज, उसने क्या करा, इंडिया की तरफ एक्सपीडिशन करने की कोशिश करी कि चलो भाई मैं इंडिया का रास्ता खोज के लाऊंगा, मैं सर्वा बनूंगा काइंड ऑफ। अब उसने स्टार्ट करा लिस्बन से। लिस्बन कहाँ आता है बच्चों, यूरोप में ही आता है। उसने स्टार्ट करा लिस्बन से, बट आया था ढूंढने वो इंडिया, और वो साउथ अफ्रीका में तूफान में उलझ के रह गया। तो देखो 1486 में बार्टोलोमियो डियाज जो है उसने इंडिया की तरफ एक्सपीडिशन करा, जो कि लिस्बन से निकला था यूरोप से। बट जब उसने इंडिया में, अब ये वाला पोर्शन देखो, अब जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर सपोज, अब ये यूरोप से इस तरीके से निकला एंड जब ये यहाँ तक आया तो साउथ अफ्रीका का ये वाला जो सदर्न पॉइंट वाला एरिया है, यहाँ पर ये एक स्टॉर्म में उलझ के रह गया, एक तूफान में उलझ के रह गया। इस वजह से इसने इसको नाम दिया कैप ऑफ स्टॉर्म, या फिर इसको आने वाले समय में कैप ऑफ गुड होप भी बोला जाता है। अब ये भाई साहब तो जो है स्टॉर्म में उलझ के रह गए थे, तो इंडिया की डिस्कवरी तो नहीं हो पाई। तो ठीक है, पहला एग्जाम्पल हमने किसका देखा, 1486 में बार्टोलोमियो डियाज जो है उसने अटेम्प्ट किया था, लिस्बन से निकला, साउथ अफ्रीका में स्टॉर्म में फंस गया एंड वहां पर इस जगह को नाम लेकर वो वहीं रह गया। तो कैप ऑफ गुड होप इसका यहाँ से नाम पड़ा, इंडिया की डिस्कवरी नहीं हो पाई। तो ये हुआ आपका फर्स्ट अटेम्प्ट। अब सेकेंडली अगर मैं बात करूं तो देखो 1492 में एक ट्राई और किया गया। अब की बार अगर हम बात करें तो किंग फर्डिनेंड ऑफ स्पेन। अब स्पेन का एक रूलर हुआ करता था किंग फर्डिनेंड। अभी राजा खुद तो ढूंढने जाएगा नहीं, तो उसने क्या करा, एक इटालियन ट्रैवलर जिसका नाम था कोलंबस, उसको बोला कि भाई मैं तुम्हें स्पॉन्सर करता हूँ, चलो जाओ वेस्टर्न डायरेक्शन में जाओ और ढूंढ के लाओ कि इंडिया कहाँ है। अभी बताओ, इसको तो यही नहीं पता था कि इंडिया वेस्टर्न में आएगा इंडिया या ईस्टर्न में आएगा। ईस्टर्न साइड में आता है इंडिया, बट चूंकि इसने तो इसको बोला जाओ वेस्टर्न डायरेक्शन में ढूंढो, तो अभी इसने क्या करा, वेस्टर्न डायरेक्शन में ढूंढना चालू कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, फिर से हम लोग मैप में देखते हैं कि अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर ये इंडिया की, तो हमारा इंडियन तो ईस्टर्न साइड में आ रहा है, तो अगर वेस्टर्न की बात करें तो वेस्ट में तो इधर वाली कंट्रीज आ जाएगी। तो बस यही गलती इससे हो गई, इंडिया ढूंढने निकला वेस्टर्न डायरेक्शन में और पहुंच कहाँ गया, बहामास आइलैंड। बहामास आइलैंड कहाँ थे, नॉर्थ अमेरिका वाले एरिया में, कैरिबियन वाले पार्ट में। ठीक है, अब बहामास आइलैंड पहुंच गया, वहां जाकर इंडिजीनियस पीपल्स को इसने देखा और नाम दे दिया रेड इंडियंस, मतलब मिला तो नहीं बट यहाँ पहुंच गया। उसके बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट की अगर हम बात करें तो फिर थर्ड अटेम्प्ट किया गया बाय इटालियन ट्रेवलर, इसका नाम था एमरिगो वेस्पूसी। क्या नाम था, एमरिगो वेस्पूसी। इसने भी सेम डायरेक्शन में स्टार्ट किया, बट किसके सेम डायरेक्शन में, वही सेम डायरेक्शन में इसने स्टार्ट किया एंड ये भी उसे भी वही सब मिला, तो इसने उसको नाम दे दिया नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एटसेट्रा, मतलब ये भी वहीं उलझ के रह गया। बट उसके बाद क्या, फाइनली अगर हम बात करें तो ऑन 20 मई 1498, ये इन लोगों के लिए बहुत ही लकी दिन था, हम बोल सकते हैं कि इन इंडिया आखिरकार मिल ही गया। तो 20 मई 1498 की बात है कि जब यहाँ पर पोर्चुगल नाम की जो कंट्री है यूरोप में, वहाँ से एक ट्रैवलर निकला जिसका नाम क्या था, वास्को डी गामा। बट इसको अभी तक लोगों के जो एक्सपेरिमेंट्स हो चुके थे उससे ये अंदाजा तो लग ही चुका था कि कौन कौन से डायरेक्शन में हम जा सकते हैं। तो इसने किसको फॉलो करा, तो इसकी अगर मैं बात करूं तो इसने बार्टोलोमियो डियाज को फॉलो करा, जो कि स्टॉर्म में आके उलझ गया था, अभी अभी हमने डिस्कस करा। ठीक है, तो 20 मई 1498 को ये जो है पोर्चुगल से निकला एंड जब ये वहाँ से निकला तो ये कहाँ पहुँचा, मालिंदी केनिया में। तो ये भी इस तरीके से यहाँ पे देखो, ये वाला पोर्शन, ये
कैप ऑफ गुड होप होते हुए आया। तो ये भी यहाँ से यूरोप से निकला, एंड यूरोप से निकलने के बाद कैप ऑफ गुड होप मतलब इसने भी सेम रूट फॉलो करा। सेम रूट कहाँ से, ये देखो यूरोप से निकला इस तरीके से कैप ऑफ गुड होप, एंड देन मालिंदी केनिया वगैरह ये पहुंच गया। अब जब केनिया पहुंचा तो वहाँ जब स्टे वगैरह लिया होगा तो वहाँ पर इसको एक गुजराती मर्चेंट मिल गया। गुजराती मतलब इंडियन भाई मिल गया। गुजराती मर्चेंट मिला था जिसका नाम था जमोरिन, जो कि एक व्यापारी हुआ करता था, एक मर्चेंट था। तो उसने बोला चल भाई ठीक है, मैं तेरी मदद करूंगा और तुझे इंडिया की तरफ पहुंचा ही दूंगा। तो आखिरकार लोगों का इंडिया पहुंचने का सपना जो है वो पूरा हुआ। एंड फाइनली इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो नीचे कौन से एरियाज आते हैं, साउथ इंडिया वाले। तो वहाँ पर ये देखो क्या लिखा है हमने यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड, ये देखो वेयर ही मेट विद अ गुजराती मर्चेंट एंड विद द हेल्प ऑफ हिम ही रीच्ड कैलिकट। तो फाइनली ये कहाँ पहुंचा, कैलिकट। तो इतने लोगों ने अटेम्प्ट करा था जो कि अभी अभी हमने देखा, बट उसमें सक्सेस किसको मिली, वास्को डिगामा को। और फाइनली वो कहाँ पहुंच गया, तो फाइनली वो पहुंच गया इंडिया। अब इंडिया आके बहुत खुश हो गया। क्या लगता है कितने टाइम रुका होगा इंडिया में, भाई ज़्यादा समय उसने नहीं बिताया, वो इंडिया की सर्च में आया था। अभी तो उसके अंदर एक्साइटमेंट था कि मुझे जाके बाकी पोर्चुगीज़ को बताना है कि मैंने इंडिया का रास्ता खोज लिया है। तो फाइनली वो रिटर्न चला जाएगा। 1498 में वो आया, एंड देन वो रिटर्न भी हो जाएगा वेरी सून। एंड वहाँ जाकर वो जब सबको बताएगा देन फाइनली ये लोग प्लान आउट करेंगे कि भाई एक कंपनी बनाई जाएगी, जिस कंपनी के तहत जो है सभी पोर्चुगीज़ लोग जो है इंडिया में जाएंगे और जाकर वहाँ पर ट्रेड करेंगे। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि इंडिया में उस समय क्या चल रहा था, तो इंडिया की अगर हम बात करें तो बिल्कुल उस समय आपको जो है मुगल्स का टाइम पीरियड यहाँ पर देखने को मिलेगा। एंड जब ये लोग यहाँ पर आएंगे तो फिर किस तरीके से अपना रूल वगैरह स्टैब्लिश करेंगे वो सब हम अभी देखेंगे। अब अगर मैं बात करूँ तो आज की क्लास में हम लोग सिर्फ यहाँ पर कवर करेंगे पोर्चुगीज़ को। तो अभी आपको क्लियर हो चुका है कि सबसे पहले इंडिया में कौन आया, पोर्चुगीज़। ठीक है, पोर्चुगीज़ में जब वास्को डिगामा सबसे पहली बार केरला में पहुंचा, कैलिकट में, डेट वगैरह हमने देख ली थी, तो फाइनली वो रिटर्न हो गया, मैंने तो आपको बताया ही। देन इन लोगों ने प्लान किया कि एक कंपनी बनाई जाएगी जिसका नाम क्या रहेगा, एस्टाडो डे इंडिया। एस्टाडो डे इंडिया नाम की कंपनी जो है पोर्चुगल में स्टैब्लिश करी गई। देन फाइनली 1500 के अंदर ये लोग जो है इंडिया में ट्रेड करने के लिए आए, व्यापारियों की तरह आए थे। अब आप सोचिए कोई हमारे यहाँ सिंपली ट्रेड करने आया है, एंड आने के बाद ऐसा क्या होगा कि आने वाले समय में यही यूरोपियंस पूरे इंडिया पर कब्जा कर लेंगे और अपने इंडिया को यूरोपियन कॉलोनी बना लेंगे। ठीक है, तो पहली बात हमें यहाँ पर बात करनी है पोर्चुगीज़ की। अब आ तो गए हैं, आने के बाद इनका पहला टारगेट क्या था, तो टारगेट हम देख चुके हैं कि इनका जो मेन टारगेट हुआ करता था दैट वाज ट्रेड। बिल्कुल ट्रेड ही इनका टारगेट रहेगा। हम ये नहीं बोल सकते कि ये लोग किसी गलत इंटेंशन से ही आए थे, बट इस ट्रेड के कारण क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ये लोग अर्न करेंगे। एंड ये तो आप लोग समझते ही होंगे कि अगर ज़्यादा पैसा आता है तो क्या होता है, ज़्यादा करप्शन भी होता है। ज़्यादा करप्शन होगा मतलब यहाँ पर गलत एक्टिविटीज़ भी होंगी, एंड फिर लोगों के इंटेंशंस भी बुरे होते जाएंगे, एंड धीरे धीरे वो जो है इंडिया का ही कॉन्क्वेस्ट करने में लग जाएंगे। ठीक है, तो पोर्चुगीज़ सेटलमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग कुछ थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं कि पोर्चुगीज़ की अगर मैं बात करूं तो देखिए सबसे पहले उन्होंने अपना सेटलमेंट कहाँ करा, कैलिकट में। फर्स्ट सेटलमेंट करा था 1500 में, कोचीन एंड कैनानूर जो कि आता है केरला में। सेकेंडली अगर मैं बात करूँ बॉम्बे, सेलसाइड, बसीन, ये सब महाराष्ट्र में इन्होंने यहाँ पर अपना सेटलमेंट करा। थर्डली सूरत, भावनगर, दीव, दमन एंड ऑल गुजरात कोस्ट। फिर चिटगांव हो गया आपका, सतगांव हो गया, हुगली इन बंगाल। देखो वेस्टर्न कोस्ट से स्टार्ट किए हैं, मतलब ईस्ट और वेस्टर्न दोनों जो है आने वाले समय में आपको उनके सेटलमेंट्स देखने को मिलेंगे। अब अगर मैं बात करूँ पोर्चुगीज ट्रेड इन इंडिया की, तो देखिए भाई इनको ट्रेड तो करना ही था, तो अब ये लोग प्लानिंग करेंगे कि एक नॉर्मल सा आदमी जाके तो वहाँ पर ट्रेड वगैरह नहीं कर सकता है, तो किसी अच्छे खासे एजुकेटेड बंदे को भेजा जाए जो अपनी पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग वहाँ पर काम करें एंड धीरे धीरे इंडिया में अपना ट्रेड जो है उसको एक्सपांड करें। तो इन लोगों ने प्लान आउट जो करा था उसके अकॉर्डिंग इन्होंने प्लान करा कि लाइक अब हम इंडिया में किसको साइन करेंगे, गवर्नर्स को। तो उसी के चलते पोर्चुगीज जो हैं वो अपना यहाँ पर एक्सटेंडमेंट करने के लिए क्या करेंगे, धीरे धीरे गवर्नर्स को भेजेंगे, जिसके चलते हम देखेंगे फर्स्ट गवर्नर जो इंडिया में आएगा उसका नाम क्या रहेगा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। देखिए ये लिखा है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अब जब फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आया तो इसे तो पता ही था भाई कि इंडिया में ट्रेड करना है, तो उसने एक न्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी। उस पॉलिसी की अगर मैं बात करूँ तो उस पॉलिसी का नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, अब इसने क्या करा, जब इसको ट्रेड करना ही था तो इसने सोचा कि मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देता हूँ, सी रूट को। तो हम देखेंगे कि इंडिया की अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलर, तो ये लोग जो है ये सी रूट वाले जो पोर्शन रहेंगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा अभी तो इन्होंने इंडिया में एंट्री ही ली है, अब ये आगे क्या क्या करते जाएंगे वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जो है उसे कंटिन्यू करेंगे। तो कैसा लगा आप लोगों को, समझ में आया कि आखिर हमारे इंडिया की डिस्कवरी कैसे हुई थी, कितने लोगों ने उसके पीछे मेहनत करी जब जाके इंडिया डिस्कवर हो पाया, एंड कैसे हमें हिस्ट्री के बारे में इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन पता चलती है। सो डोंट वरी, अब से हम मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस जो हैं इसी सीरीज में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।